अच्छा जी। उधर हम क्या पढ़ रहे थे जिंदगी में? हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामर एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से, ताकि हमें चीजों को रट्टा ना लगाना पड़ रहे, चीजों को हम रट्टा ना लगाएं, बल्कि क्या करें, हम चीजों को प्रैक्टिकली समझें और अपनी राइटिंग्स में इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ग्रामर में हमने आपसे कहा था जी, देर आर फोर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वर्ड था, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। मैंने आपसे कहा था कि आपकी पूरी जो ये ग्रामर है, पूरी की पूरी ग्रामर ये सिर्फ चार बेसिक एलिमेंट से निकलेगी। तो हम पहला बेसिक एलिमेंट जो कि वर्ड है उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट बेसिक एलिमेंट था वर्ड, इसको हमने थोड़ा देखा था इंट्रोडक्शन में। पार्ट्स ऑफ स्पीच निकले वर्ड्स के अंदर से, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चे हम नाउन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम अपना सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो कि प्रोनाउन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रोनाउन में आज हमने क्या क्या पढ़ना है, जरा इसको भी देख लेते हैं। प्रोनाउन में बच्चे हमने करेक्ट यूजेज, हर चीज के नीचे बच्चे यूजेज होता है, हमने यूजेज पढ़ना होता है, उसका यूज पढ़ना होता है। खैर, काइंड ऑफ प्रोनाउन डिफरेंट हैं। हम हर एक काइंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर उसका यूज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल है, इनडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है और एम्फेटिक है। ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जनरल रूल्स फॉर प्रोनाउन। एक बात बच्चे मैं जरा आप लोगों से गौर कर दूं दोबारा, कि बच्चे अ, हमने बेसिक, मैंने आप लोगों से कहा था बेशक कि जो हमारा बैच है ये बेसिक है, ये बेसिक चीजों को तो डिस्कस करता ही करता है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था बच्चे कि हम जीरो से चीजों को डिस्कस करेंगे, और जीरो से चीजों को डिस्कस करके हम क्या करेंगे, हम एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि क्लास में जो भी तुरम खां बैठे होते हैं ना, उनसे मेरी दरख्वास्त है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे हमने ना सबको साथ लेके चलना होता है। कोई भी चीज़ अगर मैं बेसिक से पढ़ा रहा होता हूँ तो डिस्टर्ब ना किया करेंगे, सर आगे चले, ये बेसिक है, ये फलां है, ये फलां है। बेसिक से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जीरो से चीज़ों को शुरू करता हूँ मैं और एडवांस तक जाता हूँ। ठीक है, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने, कोई भी जिसको परेशानी है, वो सबकी सब ठीक हो जाए, कोई परेशानी ना रहे। तो खैर, स्टार्ट करता हूँ जी। मेन चीज अपनी प्रोनाउन है जी। प्रोनाउन को देखते हैं डिटेल में आज। भाई, प्रोनाउन होता क्या है आपके सामने है जी। अब प्रोनाउन, प्रो मीन्स क्या, इंस्टेड ऑफ, और नाउन मीन्स नेम। तो बच्चे सिंपल सी बात है, प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट कह लीजिए या शॉर्टकट कह लीजिए ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर जो आ जाए, नाउन को जो रिप्रेजेंट करे, नाउन को जो शो करे, उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। हैव अ लुक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जरा गौर से देखें जी। इफ आई से मोहम्मद फर्रुख बेग, मोहम्मद फरूक बेग टीच इंग्लिश एट वैनगार्ड्स। अब ये मोहम्मद फरूक बेग पूरा का पूरा क्या है बच्चे, एक पूरा का पूरा नाउन है। अब अगला सेंटेंस मैं कहता हूँ जी, मोहम्मद फरूक बेग हैज 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अब मैंने पूरा का पूरा क्या किया जी, सेकंड सेंटेंस में पूरा का पूरा नाउन क्या किया, रिपीट किया। रिपीट किया है ना सेंटेंस में। तो बच्चे, प्रोनाउंस क्यों जरूरी हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बच्चे, प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। जरा गौर से देखो भाई, मोहम्मद फारूक बेग, इतने लंबे चौड़े नाम के साथ, इसको बार बार सुनने में ऑड लगता है, बोलने में ऑड लगता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रामर का ताल्लुक सिर्फ रिटन लैंग्वेज से नहीं होता है। एज वी ऑल नो दैट देयर आर फोर मॉड्यूल्स और फोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। So as far as speaking is concerned, so it sounds quite odd, quite bizarre कि जनाब ये अब बार बार इतने लंबे चौड़े नामों को बोला जाए। तो खैर, इसी जगह हम क्या लगाएंगे, सिंपली ही। अब मैं आपसे पूछूं पुत्र, यहाँ पे ही क्या है? ही हैज 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। इस वाले सेंटेंस को, यानी कि सेकंड सेंटेंस को, मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना कि ही हैज 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अब मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ पे ही कौन है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, ही यहाँ पे फारूक बे की बात हो रही है सिंपली। तो ही ने क्या कर दिया, फरूक बे को, जो कि एक नाउन है, उसको रिप्लेस कर दिया, सिंपल। तो तमाम वो अल्फाज इंग्लिश ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिस्कस किया था, ऑल द वर्ड्स दैट रिप्लेस अ नाउन और रिप्रेजेंट अ नाउन आर सिंपली नोन एज प्रोनाउंस। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी।
अच्छा जी, पर्सनल प्रोनाउन आ गया जी हमारे सामने। अब पर्सनल प्रोनाउन जरा गौर से देखिए बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट काइंड है। जैसे कि मैंने कहा है, सिर्फ काइंड्स नहीं पढ़ेंगे, उनके आगे हम यूजेस भी पढ़ेंगे, तो यूजेस की तरफ भी देखते हैं। तो बच्चे जो फर्स्ट हमारी क्या कहते हैं, काइंड है, टाइप है, क्लासिफिकेशन है ऑफ नाउन की, वो क्या बनती है जी, पर्सनल प्रोनाउन बनती है। अब पर्सनल प्रोनाउन जरा गौर से देखें आप, दैट रेफर्स टू पर्सन इंस्टेड ऑफ नेम, नाम की जगह जो इस्तेमाल किए जाए। एग्जाम्पल देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब डोनाल्ड ट्रंप एक नाम है जी, ठीक है जी, नाउन है। ही, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, ही हैज प्रोमिस्ड। अब यहाँ पे ही कौन है, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये आपका क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये चार्ट भी लिखा हुआ है, जरा ये गौर से आप देखेंगे, द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन। खैर, पाकिस्तान इज लव शर्जीना बिकॉज शी इज। अब शी यहाँ पे क्या है, शर्जीना की जगह शी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक नाम है। आई मेट माई पेरेंट्स लास्ट वीक, भाई पेरेंट्स की जगह क्या इस्तेमाल किया, दे किया। When I saw the child, it was crying। इधर देखो, ये शायद आप लोगों को ऑड लगे, अजीब लगे कि सर चाइल्ड के साथ आपने इट क्यों इस्तेमाल किया। जरा जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बच्चे, यहाँ पे चाइल्ड के साथ मैंने इट क्यों यूज किया, चाइल्ड के लिए प्रोनाउन इट क्यों यूज किया। जल्दी से जरा रिस्पॉन्ड करो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए बच्चे, फिर आगे चले। माजिद, शाबाश, आगे। आयशा, सबा, सुमन, जीनत, जी शाबाश। अच्छा बच्चे, इंपॉर्टेंट जरा, जी शाबाश। मैं आपको जरा एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता चलूँ यहाँ पे बच्चे। इट, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है कि इट इज यूज टू इंडिकेट न्यूट्रल जेंडर्स, जिनका जेंडर नहीं होता, यानी कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनका जेंडर नहीं होता। एनिमल्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एनिमल्स के लिए हम ही और शी भी इस्तेमाल करते हैं, वो कब करेंगे वो भी बताता हूँ आपको। व्हेन जेंडर इज नॉट अननोन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी है, ये एक छोटी ना बहस है, ना ये एक छोटी बात है, ना ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है। जेंडर के ऊपर, जैसे कि आप लोगों को पता है, सीएसएस में जो आपके जो ऑप्शनल्स हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज, जो इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाएंगी मैम लाइका। तो वो आपको पढ़ाएंगी जेंडर स्टडीज, ठीक है जी। तो जेंडर स्टडीज बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वाइट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो जब आप जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे, सीएसएस अगली आगे जब बैच स्टार्ट होगा जेंडर स्टडीज का भी, तो जेंडर स्टडीज में आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जनाब एक सामने जो एक औरत खड़ी है उसके लिए आप शी इस्तेमाल करें, ठीक है। खैर, जो थोड़े बहुत वेस्टर्न कल्चर से वाकिफ हैं आजकल, खैर जो है ना, वो है, टाइम है, दौर है, तो आप लोगों को पता होगा कि वेस्टर्न कल्चर में बड़ी चीजें एडवांस्ड हो चुकी हैं, बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है ना। तो खैर, जेंडर स्टडीज के टॉपिक में भी आप पढ़ेंगे बड़ी बड़ी डिटेल से, या वहां पे भी एक औरत के लिए भी आप, यू आर नॉट अलाउड टू सिंपली यूज द प्रोनाउन ऑफ शी। इसी तरह एज फार एज द मेल्स आर कंसर्न, तो वहां पे भी आप मेल के लिए भी ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। भाई एक औरत खड़ी है, जेंडर स्टडीज की मैं फिलोसफी जल्दी से आपको समझा देता हूँ, छोटी सी। खैर, जेंडर स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ आप ये पढ़ेंगे कि हाउ सिंपली जेंडर इज कंसर्न। सिंपली आप स्टार्ट करेंगे भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। ये बड़ी बहुत बड़ी डिबेट है आज के दौर में, आज के टाइम में, वेस्टर्न कल्चर में भी, और इवन कि आज भी आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करवाए जा रहे हैं, बैचलर्स प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि ये पूरी की पूरी एक फील्ड ऑफ स्टडी बन चुका है जेंडर स्टडीज, ठीक है ना। एक पूरी की पूरी डिग्री यहाँ पर लोग, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी डिग्रीज हो रही हैं, पूरे के पूरे कोर्सेज हो रहे हैं जेंडर स्टडीज पे। तो जेंडर स्टडीज की पुत्र सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपको छोटी सी फिलॉसफी बता दूं, तो सेक्स इज नॉट जेंडर। सेक्स और जेंडर में बड़ा फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। इट इज ऑल अबाउट जेंडर स्टडीज। और जेंडर स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे जनाब, हाउ, बट व्हाट इज सिंपली सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, और हाउ जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक माशरे में
जेंडर जो है वो किस तरह पनपता है और जेंडर किस तरह शेप पाता है किसी भी इंसान का। तो खैर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये हम बाद में देखते रहेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स देखी हैं जी हमने। तो खैर यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड का हमें क्या है जी, हमें चाइल्ड का वो नहीं पता। एक बच्चे ने यहाँ पे मुझे जवाब दिया कि जी 2 साल से कम बच्चों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। नहीं बच्चे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कह लो कि एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है जी। एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मैंने भी जेंडर स्टडीज में बताया आपको कि एक औरत के लिए भी आप नहीं कर सकते जेंडर अकॉर्डिंग टू जेंडर स्टडीज, ठीक है ना। तो वेन एवर, एज को छोड़े, टाइम को छोड़े, वेन एवर यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ द सेकंड पर्सन, तो उसके लिए हमेशा आप इट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये मैं ये भी बताता चलूं बच्चे, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के लिए जनरली हम जनरल सेंस में क्या करते हैं, इस्तेमाल इट करते हैं। बट इफ आई से कि जनाब एनिमल्स के लिए भी आप ही और शी यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रोनाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी ये ठीक है। क्यों ठीक है? एनिमल्स की जगह अगर मैं पेट का लफ्ज यूज करूं ना, तो वो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। बच्चे पेट्स के लिए आप ही और शी का वर्ड या प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेट होता है उसको आप नाम देते हैं। और ये आपको पता है ह्यूमन क्वालिटी है कि इंसान जेंडर के अकॉर्डिंग नाम देता है। ठीक हो गया, जेंडर के अकॉर्डिंग। अब एक लड़का है, उसको कामरान का नाम, उसका नाम कामरान होगा तो सुनने में अच्छा लगेगा। अब लड़के का नाम अगर मैं किरण रख दूं अपना नाम, तो वो तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम फारूक है, तो फारूक इज अ सिंपली अ मैस्कुलिन नेम, सो इट साउंड्स गुड, ठीक है ना, एज फार एज द जेंडर इज कंसर्न। सो अगर मैं कहूँ जी मैं फारूक की जगह फरा हूं, ठीक है ना, तो शायद आप लोगों को भी ऐसी है। तो कहने का मकसद है पेट्स का हम नाम रखते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी जानवर हो, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी आपको जो पेट है, तो आप उसका फिर आपको उसको ही और शी कह सकते हैं। अगर आपका पेट है, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, मेल है, तो आप कहेंगे जनाब माई पेट इज स्लीपिंग, तो क्या कहेंगे, ही इज स्लीपिंग। तो पेट्स के लिए आप ही और शी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं जी, पर्सनल प्रोनाउन का भी इंट्रोडक्शन लेंगे हम थोड़ा सा, उसके बाद हम इसके जो मेन वो हैं रूल्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो खैर जी, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस जरा गौर से देख लीजिए बच्चे आप लोग। भाई पर्सनल प्रोनाउंस की 3 फॉर्म्स होती हैं, जरा गौर से देखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जरा गौर से देखो। द पर्सन स्पीकिंग, बच्चे वो बंदा जो बोल रहा हो। मिसाल मिसाल के तौर पे इस वक्त कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो आई और वी क्या है जी, जो बोल रहा हो एट प्रेजेंट। और ये बात याद रखिए, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये भी बात याद रखिए। सेकंड पर्सन, जिससे बात की जा रही हो। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यू और ऑल क्या है, यू आर ऑल द सेकंड पर्सन एज फार एज द क्लास इज कंसर्न। तो द सेकंड पर्सन आप यहां पर हो गए। थर्ड पर्सन क्या होता है जी, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। फर्स्ट और सेकंड पर्सन बच्चे क्या होते हैं, प्रेजेंट। थर्ड पर्सन जो होता है ना, थर्ड पर्सन इज ऑलवेज एब्सेंट। वो तो किसी बंदे की आपने चुगली करनी है, कभी भी जिस बंदा जो बंदा प्रेजेंट हो उसके सामने तो चुगली नहीं ना की जाती। चुगली उसी की जाती है जो एब्सेंट हो। यही बात समझ में। तो जल्दी से मैं इसको सम अप करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ये ताकि बच्चों वाली चीजें जल्दी से स्किप हो जाएं, फिर हम मेन जो कंसर्न है, जो मेन हमारी चीजें हैं, उनको जरा पढ़े गौर से। अभी तो सिर्फ हम शुगल कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं प्रोनाउन को लेके। प्रोनाउन के जो मेन रूल्स हैं, मेन चीजें हैं, मेन कंसर्न्स हैं, उनको भी देखना है। तो मैंने क्या कहा जी, पर्सनल प्रोनाउंस की 3 टाइप्स हैं, जल्दी से देख, टाइप्स नहीं, अच्छा ये बात याद रखिएगा, टाइप नहीं फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है जी, जो बोल रहा है, द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन, जिससे बात की जा रही होती है, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन सिंपली क्या होता है जी, जो जिसके बारे में बात की जा रही हो, द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, वो हमेशा एब्सेंट हो। आगे चले, उधर ओके रिपोर्ट करो जल्दी से। ओके रिपोर्ट करो, सबको नजर आ रहा है, सब प्रेजेंट हो क्लास में। नहीं बच्चे, टाइप्स में और फॉर्म्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, मैं बता देता हूँ अभी आपको। अच्छा जी, सबा बच्चे मैं आपको बताता हूँ टाइप और फॉर्म में क्या फर्क होता है। आयशा, सबा, सुमन, जीनत, कामरान, बासित, अबरार, नबील। अच्छा जी, बाकी लगता है क्लास में सो रहे हैं पुत्र, जो रिस्पॉन्ड नहीं ना करता वो क्लास में आया भी ना करे, मुझे अच्छा नहीं लगता जो क्लास में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है ना।
अच्छा जी, बच्चे का सवाल ये है कि सर फॉर्म में और टाइप में क्या फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, यहाँ पर जो फर्क है वो थोड़ा सा आप कह लो कि पैराडॉजिकल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जो टाइप्स होती हैं, दे आर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की जब आप मेजर क्लासिफिकेशन करते हो तो उसको आप टाइप का नाम देते हो। एज फार एज फॉर्म्स आर कंसर्न्ड, तो फॉर्म्स भी टाइप्स ही होती हैं, लेकिन दे आर माइनर, बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, तो उसे आप फॉर्म्स कहते हैं। मेजर क्लासिफिकेशन होगी ना, मेजर क्लासिफिकेशन होगी, मेजर डिफरेंसेस होंगे, तो उसे आप कहते हो टाइप्स। समझ आ रही बात? सब बच्चे क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलें जी। इधर देखो जरा गौर से पुत्र। अच्छा जी, द केसेस ऑफ, इधर गौर से देखें जरा पुत्र। ये केस का वर्ड ना हम बड़ा सुनते हैं ग्रामर में, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये केस का लफ्ज समझ नहीं आता कि ये पुलिस केस है, ये कोर्ट केस है, ये केस क्या है। ठीक है, ग्रामर का वर्ड में जो, ग्रामर में जो लैंग्वेज में केस आप सुनते हैं, केस क्या है जरा सुने भाई। द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पहले पर्सनल प्रोनाउन की हमने फॉर्म्स देखी, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द केसेस। अभी केस क्या होता है, वर्ड डज इट मीन बाय द वर्ड केस। एग्जाम्पल देखो जी बच्चे, ये तीनों के तीनों जुमले मैंने अपने बारे में लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट सेंटेंस जरा गौर से देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे मैं क्या हूं, आई हूं। मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया आई के तौर पे। माई मदर यूज टू टीच मी, यूज टू टीच मी यानी कि मुझे पढ़ाती थी। अब मैंने अपने आप को इस्तेमाल किया, लेकिन अब मी की सेंस में इस्तेमाल किया है। मैनी स्टूडेंट्स आर हैविंग माई लेक्चर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर पढ़ रहे हैं या ले रहे हैं। तो अब माई, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे, आई, मी और माई, मैंने अपने आप को इन तीन अल्फाजों, इन तीन वर्ड्स, इन तीन प्रोनाउंस के थ्रू क्या किया, शो किया, रिप्रेजेंट किया। बट इन तीनों के तीनों बचे वर्ड्स में मैंने डिफरेंस रखा है। इनके मतलब में डिफरेंस है, इनके यूज में डिफरेंस है। जरा अजान हो रही है, अजान का वेट करते हैं बच्चे 2 मिनट के लिए, तब तक आप इस स्लाइड को जरा गौर से डिस्कस करें, और डिस्कस करें, सॉरी देखें। क्लास लीव नहीं करनी, सिर्फ अजान के लिए 2 मिनट के लिए मैं चुप करूंगा। इस स्लाइड को जरा गौर से देखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सबा बच्चे थैंक यू सो मच। और सुहेल बेटे, आपको ये मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये मैं क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बस अजान खत्म हो जाए फिर शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। चलिए बच्चे कंटिन्यू करते हैं जी। बच्चे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली केसेस। सवाल बात यह है कि हम बच्चे सुनते हैं ग्रामर में जी सब्जेक्टिव केस, ये चीजें ये हैं क्या, जरा ये समझ। बच्चे मैंने इन तीन एग्जांपल्स में अपनी ही बात की, लेकिन तीन डिफरेंट एंगल से, तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात की। जरा गौर से देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आई एम टीचिंग, यहाँ पर मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मोहम्मद फारूक बेग की ही बात हो रही है। बट आई इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर आई क्या है बच्चे, एक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, यानी कि काम। काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है जी, ठीक हो गया। यहाँ पर मी क्या शो कर रहा है बच्चे, मी यहाँ पर काम नहीं शो कर रहा, यहाँ पर मी पर काम हो रहा है, यानी कि मुझ पर काम हो रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो मोहम्मद फरूक बेग इज सिंपली रिसीविंग द एक्शन। माई, माई क्या कर रहा है भाई, माई तो ना काम को शो कर रहा है, ना होने को शो कर रहा है, ना करने को शो कर रहा है। माई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजेशन को, मलकियत को शो कर रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि बच्चे, केसेस, देयर आर थ्री केसेस इन इंग्लिश ग्रामर: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। अब कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है, इधर गौर से देखो जरा चार्ट पे, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो, उसके थ्री केसेस होंगे। यानी कि कोई भी बंदा है, उसकी जिंदगी में तीन तरह के पहलू हो सकते हैं ना। या तो बच्चे वो काम करेगा, सब्जेक्टिव केस, या तो उस पर काम होगा, ऑब्जेक्टिव केस, या उसकी कोई ना कोई पोजेशन होगी जिंदगी में। समझ आ रही बात? एक इंसान तीन पहलुओं से ही अपना डिस्कस करता है ना अपने आप को, या किसी भी इंसान की आप बात करें तो एक इंसान को आप तीन, जिंदगी में तीन पहलुओं से, तीन डिफरेंट केसेस में, तीन तीन डिफरेंट पैटर्न्स में ही डिस्कस करेंगे। या तो उसके किसी काम के करने को डिस्कस करेंगे, या उसके ऊपर जो काम हुआ, या जो उसके साथ बेचारे के साथ सलूक हुआ उसको डिस्कस करेंगे, या ले दे के, या फिर उसके पोजेशंस के बारे में जिंदगी में बात करेंगे। है कि नहीं? जरा गौर से देखो, यही केसेस हैं।
इसी का मतलब केसेस होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है बच्चे, जब आपका प्रोनाउन काम के करने को, यानी कि व्हेन पर्सनल प्रोनाउन इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, काम को शो करे, काम के करने को शो करे। ऑब्जेक्टिव यानी कि जब आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके ऊपर काम हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। पोजेसिव केसेस तमाम वो केसेस बच्चे प्रोनाउंस जो कि पोजेशन को शो करते हैं। आई होप कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको केसेस के वाले से हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके जब मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा बार बार तो आपको पता होगा सर क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलें, चलेंगे मेन चीज अब जरा गौर से देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर से देखें। ये मैंने टेबल आपके सामने बना दी है जनाब, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास हो। जी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई है, सेकंड पर्सन का यू है, ही शी इट, ये सारे केसेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, जरा ये देखें गौर से बच्चे। पोजेसिव प्रोनाउंस आपने माइन के साथ माई सुना होगा, योर्स और योर सुना होगा, हिज हर के साथ आपने हर्ज भी सुना होगा, आवर्स और आवर सुना होगा, देर और देयर्स। इनमें क्या फर्क है जरा ये गौर से देख लो बच्चे। पोजेसिव प्रोनाउंस ये जो व्हाइट लाइन में है ये सारे के सारे क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। लेकिन नीचे जो माई आ गया, ये माई है, ये योर है, ये हिज हर आर देयर, ये बच्चे पोजेसिव एडजेक्टिव है। जरा गौर से देखो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनको आप प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? एग्जाम्पल्स गौर से देखो, अगर मैं आपसे कहूं दिस इज माई बुक, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं बच्चे, तमाम वो अल्फाज जो नाउन को मॉडिफाई करें, वो सारे के सारे क्या थे, नाउन के बारे में कुछ भी बताएं वो एडजेक्टिव होते थे ना। जरा गौर से देखो यहाँ पे बुक क्या है, बुक नाउन है। दिस इज माई बुक, बच्चे यहाँ पे माई का जो वर्ड है ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है, बुक की मलकियत के बारे में बता रहा। तो यहाँ पर माई क्या है, माई यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। ये बात आगे चल के बड़ी इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे रूल्स में। ये माई यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, जरा गौर से सुन लो। यहाँ पर माई जो है बच्चे ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। हाँ अगर मैं आपसे कहूँ इसी जुमले को इस तरह कहूँ कि दिस बुक इज माइन, तो बच्चे यहां पर माइन आपका क्या है, यहां पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यहां पर ये जो माई है, जिस तरह के मैंने चार्ट में भी दिया गया आपको, ये माई जो है ये आपका एडजेक्टिव है। अभी फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिर्फ इतनी बात को जहन में रखो, अभी सिर्फ इतनी बात को जहन में रखो। आगे अभी जब रूल्स डिस्कस करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, सब साथियों मेरे? ये जरा की ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन वाली बात सबने गौर से सुनी, तो जरा रिपोर्ट करो जरा, ओके सेंड कर दो जिसने ये बात सुनी है मेरी। ठीक है जी, ओके जी, आगे चलते हैं जी। उधर अब हमारा असल में शुरू हो गया है मेन काम, जिनका जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था। पहले तो हम कर रहे थे बच्चों वाली बातें, पहले तो कर रहे थे बच्चों वाली बातें, अब हम उन एरर्स की बात करेंगे, उन मिस्टेक्स की बात करेंगे, उन रूल्स की बात करेंगे जो हम जाने ना अनजाने में कर बैठते हैं और हमें नहीं पता चलता। लो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल हमारा ये जी, यूज सब्जेक्टिव केस। अब समझ आई क्यों सब्जेक्टिव केस पे टाइम लगाया, क्यों बता रहा था सब्जेक्टिव केस क्या होता है। इधर देखो भाई, यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब बी। जब भी बच्चे जो बी का वर्ब है ना, अब बी वर्ब क्या होता है जरा इधर देखो, द वर्ब टू बी इज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा अब परेशान नहीं होना, उतर जो वर्ब है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में, ठीक है ना, एक पार्ट ऑफ स्पीच भी है। इसको बहुत डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना। अभी फिलहाल जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। ये जो टू बी वर्ब है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है होना, प्रेजेंस को शो करता है। इधर देखो, इट इज यूज टू इंडिकेट एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी और स्टेट। अब ये इज यहाँ पे क्या है, शी इज देयर। यहाँ पे इज क्या है आपका, एक बी वर्ब है, ठीक है ना, ये बी वर्ब की एक टाइप है, बी वर्ब की एक टाइप है। इज, एम, वॉज, वर, हैज बिन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, शाबाश, स्टेटिव वर्ब भी हैं, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं, स्टेटिव वर्ब भी कहलाते हैं। अभी मुश्किल मुश्किल लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा,
मैं नहीं कहूंगा कि जी ये लिंकिंग वर्ब भी है, ये स्टेटिव वर्ब भी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स, फंक्शनल वर्ब्स, इम्पर्सनल वर्ब्स वगैरह, बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है ना। अभी जो समझा रहा हूँ बस वो ध्यान में रखो ताकि रूल पल्ले पड़ जाए। कहा मैंने ये बच्चे के बी वर्ब, अब बी वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म है, ये इज हो गया, एम, आर, वाज, वर। तो रूल हमारा क्या है बच्चे, वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस। बी वर्ब के बाद हमेशा हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखो जरा, मिसाल के तौर पे आप और मैं स्कूल से बैठे हुए कमरे में, ठीक है नहीं, आप और मैं बैठे हुए, दरवाजा खड़कता है, समवन नॉक्स एट द डोर। मिसाल जरा समझ लो गौर से, आप कमरे में बैठे हुए हैं, दरवाजा खड़कता है, यानी कि समवन नॉक्स एट द डोर। तो आप पूछते हैं भाई हु इज देयर, हु इज देयर, और बाहर मैं खड़ा हूं। तो मैं आपसे कहूंगा भाई इट इज आई, इट इज मी नहीं कहूंगा, इट्स मी नहीं कहूंगा, इट्स आई कहूंगा मैं। इट्स मी कहूंगा तो गलत हो जाएगा, इट्स आई होगा। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है, इट्स आई या इट इज आई, ठीक है ना। स्पोकन में बात करेंगे तो इट्स आई होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो बच्चे, सोशल मीडिया ने बड़ा बेड़ा कर किया हुआ। पहली बात तो ये, देर आर मेनी फॉर्म्स, मेनी काइंड ऑफ इंग्लिश। सिंपली कोई भी मूवीज वगैरह देखते हैं तो अमेरिकन जो एक्सेंट है, अमेरिकन डायलेक्ट है, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एज फार एज एकेडेमिया इज कंसर्न्ड। तो अमेरिकन जो इंग्लिश है ये हम सजेस्ट ही नहीं करते ना, मैं सिर्फ मैं सजेस्ट नहीं करता। कोई भी गवर्नमेंट लेवल का जो आपका एग्जाम है, चाहे वो सी एस एस है, पीएमएस है, या कुछ भी है, हमेशा एकेडेमिया में, कोर्सेज में, पढ़ाई लिखाई में ब्रिटिश एक्स डायलेक्ट को, ब्रिटिश इंग्लिश को क्या कहते हैं वो प्रेफरेंस दी जाती है और वही यूज किया जाता है। अब आप लोगों ने सुना होगा जी इट इज आई या इट्स मी भी सुना होगा, ठीक है ना। हु इज देयर, इट्स मी। बच्चे वो स्पोकन में बोला जाता है और वो गलत बोला जाता है, ठीक है ना। एज फार एज रिटन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश इज कंसर्न, तो वी ऑलवेज गो फॉर द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश। सो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग या ब्रिटिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इट इज मी गलत होगा, इट इज आई होगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे इट इज मी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इज क्या है, एक बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है जो कि आई है। कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने। इट इज नॉट अस हु आर स्टूपिड बट यू। अब एग्जांपल, ये सेंटेंस जरा गौर देखो, ये सेंटेंस गलत है बच्चे। क्यों गलत है जी, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, वो है आपका बी वर्ब है। अब बी वर्ब के बाद अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इट इज नॉट अस की जगह क्या आएगा, इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड। वी आएगा, अस नहीं आएगा, अस गलत हो गया। इट वॉज देम हु सेड सो। अब अगेन वॉज क्या है, एक बी वर्ब है। देम क्या है बच्चे, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, देम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, दे। इट वॉज दे, इट वॉज नहीं बल्कि यहाँ पे वर आएगा, मिस्टेक हो गई, इट वर दे हु सेड सो। समझ आ रही बात। ऑन फ्राइडे इट वॉज हिम हु यूज्ड टू विजिट द चर्च। अब अगेन देखो यहाँ पे वॉज आ गया, एक बी वर्ब आ गया, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा बच्चे, ही गलत, सही होगा, हिम सेंटेंस गलत हो गया। समझ आ रही बात की नहीं आ रही। तो ये जिसको बच्चे, ये पर्सनल प्रोनाउन का पहला रूल है। किसी को इसमें कोई परेशानी, कोई टेंशन हो तो पूछें जल्दी से, वरना आगे चलते हैं। किसी को फर्स्ट रूल में कोई इश्यू है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो पूछें, वरना आगे चले। आगे बच्चे जल्दी से। वकास बच्चे सॉरी, मैं अभी क्लास में नहीं पॉज कर सकता, आई एम रियली सॉरी। चलो आगे चले हैं, वो तो रिपोर्ट करो जल्दी से, ओके सेंड करना होता है। जल्दी से ओके सेंड करो ताकि मैं आगे चलूं। अच्छा जी। जी बच्चे, सब बच्चे प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली वर आएगा। शाबाश, प्लूरल होगा तो जिस तरह दे वर होता है, दे वॉज नहीं होता, तो दे वर होता है। सही कह रही हैं आप। नबील बच्चे, आयशा, सुमन, आमना, कामरान, शहरयार, जीनत। चलो जी, शहर वकास बच्चे, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं क्लास में स्टूडेंट्स हैं सारे, मैं वेट नहीं कर सकता। हमारे पास ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया है, हमने क्लास भी वाइंड अप करनी है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी बड़ी दफा कहा है कि बच्चे, मुझे आप लोग मैसेजेस करते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। आपका जो ग्रुप बनाया हुआ है, काइंडली उस ग्रुप के अंदर, मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि ग्रुप जो आपका बनाया हुआ है मैंने, मुझे उस ग्रुप में कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी, मुझसे ग्रुप में पूछा करे। मैंने इंडिविजुअल स्टूडेंट को मैं कभी भी जवाब नहीं देता हूँ। मुझसे कोई भी इशू है, कोई बात है, कोई चीज लेनी है, असाइनमेंट नहीं मिली है, या कोई भी कुछ चीज है, या कोई सवाल है,
तो वो जो मैंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, अपने ग्रुप के अंदर मुझसे सवाल पूछना है, मुझे इंडिविजुअल मैसेज कोई भी स्टूडेंट करेगा तो मैं उसका आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। लो जी बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन का अगला यूज जरा गौर से देखिए बच्चे, यूज ऑब्जेक्टिव केस। भाई हमने सब्जेक्टिव केस तो देख लिया कब आता है, ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा? भाई ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा हमारा एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां पर एक्शन की जगह अगर आपको मैं मेन वर्ब कह दूं, ठीक है ना, मेन वर्ब। ये तो देख लो छोटी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूं कि वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, वर्ब को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी चलो थोड़ा सा ये समझा दूं। यहाँ पर आर क्या है बच्चे? आर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। स्टडिंग यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब कह लें या एक्शन वर्ब कह लें, तो रूल क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हमेशा मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के बाद और एंड प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस और वर्ब, मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा? हमेशा बच्चे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ठीक है ना, जरा गौर से देखिए। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट अबाउट द लेक्चर सेंड ही टू आई। अब सेंड ही टू आई, अब सेंड ही टू आई, ये सेंड क्या है बच्चे? ये आपका वर्ब हो गया। टू क्या है आपका? ये प्रेपोजिशन। तो रूल मैंने अभी क्या बताया? रूल ये बताया कि बच्चे वर्ब और प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। समझ आ रही बात? सॉरी, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो सेंटेंस ऊपर वाला गलत है, नीचे जरा गौर से देखो। सेंड एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। भाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सेंड हिम। टू क्या है? एक प्रेपोजिशन। तो वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये रूल पड़ा अभी छोटा सा। तो टू मी होगा, टू आई नहीं होगा। समझ आ रही बात? चले जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जरा गौर से देखें। आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया फॉर शी एंड यू टू मीट सून। पुत्र अब ये देखो फॉर शी, अब ये फॉर शी ये गलत हो गया सेंटेंस। करेक्ट क्या था? यहाँ पे शी की जगह फॉर क्या है बच्चे? फॉर एक प्रेपोजिशन है, तो शी की जगह क्या आना चाहिए था? शी की जगह हर आना चाहिए था। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो वो यू आ गया जी। सब बच्चे अभी रिस्पॉन्ड ना करें क्लास में, मैं जब कोई क्वेश्चन होता है वो सिर्फ पूछा करें, अभी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, बार बार मुझे आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी करना होता है साथ साथ। तो अभी जब सवाल करूँ सिर्फ तब जवाब दिया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ही न्यू दैट व्हेन ही वुड डाई नोबडी वुड केयर अबाउट ही। भाई ऑब्वियसली अबाउट क्या है? अभी रूल पढ़ा सिंपल सा, के वर्ब और प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अभी तो पढ़ा। तो यहाँ पर ही क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, गलत हो गया। हिम आएगा, ही नहीं आ सकता, सेंटेंस गलत है जी। शी शुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देयर्स इन द लॉबी। अब लॉबी क्या होती है बच्चे? ये एक पॉलिटिकल वर्ड है। पॉलिटिकल साइंस में आपके पास जहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। अब हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? आप कहेंगे सर एक मुश्किल लफ्ज को समझाने के लिए दूसरा मुश्किल लफ्ज बोले जा रहे हैं। बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल सेनेट है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट है, तो जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग या आसान आसान अल्फाज में पॉलिटिशियंस को खरीदा या बेचा जाता है, या कोई भी इल आप कह लो कि इलीगल एक्टिविटीज, तो मैं नहीं कहूंगा, इल मॉरल कहूंगा, कि एक्टिविटीज जहां पर भी परफॉर्म की जाती हैं, तो उस पार्ट, उस कंपार्टमेंट को, उस बिल्डिंग को, उस कमरे को, उस जगह को, उसको लॉबी कहते हैं। तो खैर, शी शुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देयर्स। भाई यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया आपका, देयर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है बच्चे। तो देयर, विद के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो कि देम बनेगा, विद देम। समझ आ रही बात? देखने में ये बड़ी हमें जो है ना माइन्यूट सी चीजें लगती हैं कि जी ये क्या बड़ी बच्चों वाली चीजें, लेकिन यही मिस्टेक्स हैं बच्चे। यही वजह, जब ऐसे लिख के हम आते हैं, ऐसे लिख के हम आते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे 40 नंबर भी पूरे नहीं आ रहे। यही मिस्टेक्स होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बीइंग अ सीएसपी या बीइंग अ सीएसएस स्टूडेंट, ये जो ये वाली मिस्टेक्स है ना पुत्र, ये एक एक प्रोनाउन के 5-5 नंबर काटते हैं ऐसे में। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ठीक है ना। अबरार बच्चे, ये दोबारा बात सुन लो, मैं दोबारा कर देता हूँ। इधर गौर से देखो, रूल क्या है, मैं जल्दी से सम अप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। रूल ये है, हमने देखा कि बच्चे जब भी आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कह लो आप, मेन वर्ब या प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होती है ये आप देख सकते हैं, चार्ट बना हुआ है।
प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हम सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते। तो लास्ट सेंटेंस जरा दोबारा दौर से देख लो, वी शुड, शी शुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद। अब विद के बाद ये प्रोनाउन आ गया देयर, हम पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स पढ़ रहे हैं। भाई विद क्या है बच्चे, विद एक प्रेपोजिशन नहीं है, जरा गौर से देखो, विद एक प्रेपोजिशन है। तो विद के बाद रूल हमें ये बताता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना पॉजेसिव केस आ सकता है ना सब्जेक्टिव केस आ सकता है। तो देयर, देयर का ऑब्जेक्टिव केस बच्चे क्या बनेगा, देम बनेगा। समझ आई बात, देयर यहाँ पे पॉजेसिव केस इस्तेमाल हुआ तो देम आएगा। खैर, इधर देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या है, इधर देखो जी, पोजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने लास्ट स्लाइड्स में आपको कहा था कि जरा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम आगे चल के जरा डिस्कस करेंगे, जरा गौर से देखिए इसको। बच्चे ये इधर आपके सामने जो स्लाइड खुली है, इसको जरा गौर से देखिए। इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए आप लोग। मैंने आपसे कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अब भाई नाम में डिफरेंस है और मैं जोर दे रहा हूँ कि भाई डिफरेंस है, डिफरेंस ऐसी बात है, मिस्टेक्स भी होती हैं, आप लोग इसमें करते हैं, और क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, जरा गौर से देखें। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं जी, ये देखो, ये माइन का जो वर्ड है, योर्स का है, हिज हर्स इट्स आर्स देयर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जरा गौर से देखो, भाई माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इधर जरा गौर से देखो, अभी बात समझ में आ जाएगी। मैं, आपने ये सुना होगा भाई, माई बुक सुना होगा, आपने कभी भी माइन बुक नहीं सुना होगा। समझ आ रही बात, हमने माई बुक सुना है, माइन बुक नहीं सुना। क्यों नहीं सुना पुत्र, वो इसलिए नहीं सुना था बचपन में। बुक तो क्या है, यहाँ पे नाउन है। यहाँ पर माई का जो वर्ड है ना, ये माई नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, प्रोनाउन नाउन के साथ चिपक नहीं सकता। समझ आ रही बात। तो माई क्या है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए माई बुक होता है। हाँ, माइन क्यों नहीं आता बच्चे, माइन क्या है, माइन एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। माउन, माइन क्या है, एक प्रोनाउन है। अब जरा चलते हैं डिफरेंस के बाद, जरा इस पे रूल देखते हैं कि रूल क्या है। बच्चे पोजेसिव जो प्रोनाउंस है ना, स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली। भाई इट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, इसका क्या मतलब है, अगला रूल देखो समझ में आ जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं इसके जगह, इज फॉलोड बाय अ नाउन एंड जेरेंड। जेरेंड क्या होता है बच्चे, जेरेंड एक वर्बल नाउन को कहते हैं, ठीक है ना। वर्बल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब की ही काइंड है, जिसमें आप वर्ब की, अभी तक अभी सिर्फ ये समझ लो कि जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, इसे आप जेरेंड कहते हो, ठीक है। अभी सिर्फ ये नाउन के तौर पे एक्ट करती है, फिलहाल इतना अज़म करो, बाकी हम बाद में नाउन के टॉपिक्स में, वर्ब के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा गौर से देखिए रूल क्या है बच्चे, वो भी बताता हूँ। लास्ट पे माइन आ सकता है फरहान बच्चे, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो अभी इससे डिफरेंट है, वो लास्ट पे आ सकता है। अभी ये देखो जो मैंने बात समझाई, मैंने बात ये समझाई है कि जो एडजेक्टिव्स हैं, जिस तरह यहाँ पे माई, क्योंकि एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव है तो ये नाउन के साथ चिपक के आ सकता है, यानी कि इनके दरमियान में कोई चीज आपको नहीं नजर आ रही। हाँ, माइन जो है, माइन बुक नहीं सुना, क्यों, क्योंकि माइन एक क्या है, माइन एक प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नाउन के साथ चिपक नहीं सकता। अभी सिर्फ इतना ही ये चीज बताइए, ये जहन में रखो, और अब रूल की तरफ आओ। पोजेसिव प्रोनाउंस जो बच्चे हैं, ये हमेशा अकेले होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, इनके बाद हमेशा क्या आपको नजर आएगा, या तो नाउन नजर आएगा, यानी कि जेरेंड, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली शक्ल जो कि नाउन के तौर पे एक्ट करे। एग्जाम्पल देखो जरा गौर से, आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स एंड आई हैव नथिंग टू डू विद योर या योर्स। अब सवाल यह है बच्चे कि यहाँ पे योर लगाऊं कि योर्स लगाऊं, योर लगाऊं कि योर्स लगाऊं, कंफ्यूजन हो गई ना। तो बच्चे रूल हमारा देखो जरा क्या है, हमें पता है जनाब कि पोजेसिव प्रोनाउन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं बच्चे, इसके आगे कोई नाउन नजर आ रहा है जुमले में, इधर देखो यहाँ पे आपको कोई नाउन नजर आ रहा है, ना हमें नाउन नजर आ रहा है बच्चे, ना यहाँ पे हमें कोई जेरेंड यानी कि ना वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नजर आ रही है, ना कोई वर्बल नजर आ रहा है। तो रूल आपको क्या बताया कि बच्चे स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, जब भी कोई नाउन या जेरेंड मौजूद ना हो जुमले के अंदर, तो हम हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस में हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगी, योर्स आएगा, योर नहीं आ सकता। इसके उलट देखो जरा पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव का रूल क्या है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है
तो इसके बाद हमेशा ये अकेला नहीं आ सकता पोजेसिव प्रोनाउन की तरह। इसका उलट क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और अ जेरेंड। तो इधर देखो, आई हैव नथिंग टू डू विद योर। अब मैं योर लगाऊं या योर्स लगाऊं, कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट बताएगा सेंटेंस का। तो जरा गौर से देखो बच्चे, प्रॉब्लम वहां पे क्या था, इधर पीछे देखो जरा इधर। यहाँ पे बच्चे योर्स पे आके सेंटेंस खत्म हो गया था ना, हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कोई वर्बल नहीं था, कोई नाउन नहीं था। तो हमने क्या लगाया? मैं पता इंडिपेंडेंटली कौन आता है, योर्स आता है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन आता है इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास नाउन है। समझ आ रही बात? अब नाउन है तो हमें पता नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा, जरा गौर से देखो। अब समझ आएगी मैं बुक वाली एग्जांपल क्यों दे रहा था। जरा गौर से देखो, अब समझ आएगी कि बुक के साथ क्या आया था, एडजेक्टिव आया था। तो पुत्र यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक नाउन है। तो अब हमें पता है भाई नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो अब मैं क्या लगाऊंगा बच्चे, अब मैं क्या लगाऊं, अब योर लगाऊंगा, अब योर्स नहीं लगा सकता। योर प्रॉब्लम ग्रामेटिकली ठीक होगा, योर्स नहीं होगा। आई नो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़े से आप लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा, आपसे ज्यादा शायद मेरा ही हो रहा हो इस वक्त। क्योंकि मैं इस वक्त पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ। मुझे चैट में जरा बताइए कि ये समझ आई बात कि नहीं आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताएं, नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, रिस्पॉन्ड कीजिए बच्चे जल्दी से। ओके, थैंक यू। ठीक, जीरत बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा क्लास में, क्लास के एंड पे। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से बच्चे सम अप करता हूँ इसको, फिर हम आगे टूल पे चलते हैं। अच्छा, मुझे अभी एक बच्चा बता रहा था कि सर हमारा तो ये क्या कहते हैं, हमें किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं है। देखें बच्चे, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि लेक्चर के बाद मैनेजमेंट से राब्ता करके उनसे अपनी अटेंडेंस मेक श्योर किया करें, अटेंडेंस लगवाएं, अपनी प्रेजेंस शो करें, उनसे एनरोलमेंट लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी, जैसी बात है मेरे साथ ग्रुप में वही नहीं है, मेरे साथ ग्रुप में सिर्फ वो स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं। ठीक है, जो एक इदारे के साथ, वैनगार्ड्स के साथ, इदारे के साथ मुंसलिक हैं कॉन्स्टेंटली, जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी इनरोल्ड हैं, या सिर्फ इसमें भी, जिसमें भी आप सिर्फ होना चाहें। कहने का मकसद है सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स को ही वो सारी चीज़ें वो मैनेजमेंट देते हैं। खैर इस वो तो अलाउ भी नहीं कर रहे थे। मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब, बीइंग अ टीचर आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स। तब मैंने कहा था, अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप आज की क्लास, आज मेरा ख्याल को 4वीं 5वीं 6वीं क्लास हो गई है इस बैच की। तो बच्चे एक क्लास नहीं होती, बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कहने का मकसद है सारे आप डेकोरम को फॉलो करेंगे, पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सब चीज़ें वैसे मिलेंगी ना आपको। तो कहने का मकसद ये है कि आप एनरोलमेंट करवाएं अपनी। तो जो मेरे साथ जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वही मैनेजमेंट मेरे तक भेजती है, वही मेरे साथ पर्सनल, जो मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, उसका जो ग्रुप है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ग्रुप में सिर्फ मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही होते हैं। अब आई डोंट नो कि मेरा ख्याल आप में से कितने हैं कितने नहीं हैं। जो नहीं हैं वो शायद इसी वजह से नहीं होंगे जो अभी तक फ्री क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर इनरोलमेंट करवानी है तो फिर आप उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो फिर हम फर्दर आगे चीजें। ग्रुप का फायदा ये होता है कि पर्सनली आपको भी ये फायदा कि आप कोई सवाल है तो आप किसी भी टाइम टीचर से पर्सनल टच में होते हैं। और उसका ये फायदा है कि मुझे भी कुछ 100 चीजें, जैसी बात है, डिफरेंट नोट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट हेल्पिंग मटेरियल होता है। कोई भी चीज मैंने अगर शेयर करनी हो स्टूडेंट्स को तो मैं भी पर्सनली शेयर करता हूँ। तो काइंडली आप जो है ना अटेंडेंस लगवाया करें, कर लगवा लें। जो भी अभी तक एनरोल्ड नहीं हुए स्टूडेंट्स, वो एनरोलमेंट करवा लें अपनी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अच्छा बच्चे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये छोटा सा दोबारा मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ। ये जो हम गलतियां करते हैं ना, इधर देखो, पोजेसिव प्रोनाउन में बच्चे अपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं आता। देखो, आवर्स होता है, योर्स होता है, देयर्स होता है, हर्स होता है। ये जो हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं ना, आवर्स कर देते हैं, ये भी गलत है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल योर्स कर देते हैं, ये भी गलत है। तो कहने का मकसद है बच्चे, कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी जो है ये ऐड ना किया करें, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा जो कुछ इनडेफिनेट
इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, फॉर एग्जांपल वंस है, इसके साथ आएगा, समवन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, समबडी के साथ आएगा, ये हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। बच्चे जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं उनके रूल्स अलग हैं, ठीक है ना, उनको तो हम बाद में पढ़ेंगे देखेंगे। अभी रूल मैंने क्या बताया कि भाई अपोस्ट्रोफी एट पॉसेसिव प्रोनाउंस यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि इनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इट इज एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स, ये जो इट्स है बच्चे ये गलत है, यहाँ पे सही क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक हो गया। हाँ, इसके अलावा जो इट्स ये वाला इट्स होता है, इट के बाद अपोस्ट्रोफी वाला, बच्चे ये भी पॉजेसिव केस नहीं है, इसका मतलब होता है इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, ये गलती है ना किया करो छोटी छोटी सी। अच्छा जी, चले जी आगे। ओके, रिपोर्ट करो जल्दी से सारे, आगे चलते हैं फिर। फरहान, जीनत, नबील, आयशा, जी बच्चे सारे रिस्पॉन्ड किया करो बच्चे। सही बच्चे मैं क्लास के एंड पे आपको वो कर दूंगा, जो बच्चे मुझे रिपीट करने का कह रहे थे वो मैं एक दो बच्चे थे, मैं क्लास के एंड पे करता हूँ रिपीट। ओके जी, थैंक यू जी बच्चे, अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, अगला रूल देखो जी, पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ रहे हैं भाई प्रोनाउन आफ्टर देन। बच्चे देन ये जरा गौर से देख लो, ये जो देन और ए वाला एन और ई वाला एन, इन दोनों में जो फर्क है ना जरा देख लो। बच्चे ये जो ए वाला एन है ना, ये तो प्रेपोजिशन या कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। एज फार एज देन इज कंसर्न तो बच्ची ये एक एडवर्ब है, और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बात करूं तो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो खैर इसमें जरा डिफरेंस है। ये देखें भाई, हम सेंटेंस के अंदर अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि भाई जुमले के अंदर जब देन का वर्ड आ जाए, जब भी जुमले के अंदर देन का वर्ड आ जाए तो फिर हमने अपना जुमला सेंटेंस सही तरह किस तरह लिखना है। देखो जरा क्या लिखा है जी, विच केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड, विच केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड व्हेन देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन अ सेंटेंस। जब भी सेंटेंस के अंदर बच्चे देन आ जाए, जब भी सेंटेंस के अंदर देन आ जाए, तो देन के बाद हम कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे या ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, अभी ये पढ़ने लगे। इससे पहले बच्चे आप ये इंपॉर्टेंट बात समझ लें, ये इंपॉर्टेंट बात समझ लें बच्चे कि वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। ये एक इंग्लिश का मुहावरा भी है, एक ईडीएम भी है। कहने का मकसद है कि कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड विद सिमिलर बिटवीन सिमिलर थिंग्स। स्कार, आई होप सो आप सबको तंग कर रहा होगा, काइंडली अगर आवाज मेरी क्लियर है, कोई इशू नहीं है, स्कार आपको तंग नहीं कर रहा, तो मुझे जरा प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। अगर आवाज ठीक आ रही है, लेक्चर कंटिन्यू में करूँ इसी तरह, आवाज मेरी ठीक आ रही है, स्कार की तरफ से इशू तो नहीं आ रहा, हिंड्रेंस नहीं हो रही, आवाज मेरी क्लियर है, रिपोर्ट कर दें सर बच्चे जल्दी से। चले जी। अच्छा जी बच्चे, कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीजों का किया जाता है। ये जिस तरह मैंने कहा कि वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, कि हमेशा दो चीजें सेम होगी ना, सेम चीज का कंपैरिजन होगा। आप बाइक का कंपैरिजन बाइक से ही करेंगे, आप बाइक का कंपैरिजन जहाज से नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो फॉर अब हम ये देखेंगे जब कंपैरिजन के लिए हमें देन इस्तेमाल करना पड़ता है, ए वाला देन। तो अब ये हम देख रहे हैं कि भाई जुमले में जब देन आ जाए तो देन के बाद हम कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो। जरा गौर से देखिए बच्चे, सिंपल सी बातें, आसान सी बातें, कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोनाउंस आफ्टर देन यानी कि हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे देन के बाद। इधर देखो जरा, इफ देन कंपेयर्स, इफ देन कंपेयर्स, भाई या वो सब्जेक्ट को कंपेयर करेगा या ऑब्जेक्ट को करेगा या पोजेसिव को करेगा। अब किससे करेगा, जैसी बात है बच्चे, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है तो वो सब्जेक्ट से ही होगा ना कंपैरिजन। दोबारा बोल रहा हूं बच्चे, जुमले में कंपैरिजन सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा, पोजेसिव का कंपैरिजन पोजेसिव से होगा।
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो आपका कंपैरिजन है वो ऑब्जेक्ट से कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट का जो है कंपैरिजन वो पॉजेसिव से कर दिया जाए। नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमेशा हमेशा सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। ठीक हो गया? तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन होता है, पॉजेसिव पॉजेसिव कंपैरिजन होता है। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब अगली बात क्या है बच्चे, जब भी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाए तो हमेशा देन के बाद क्या करोगे? क्या क्या लिखा हुआ है? देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। जब भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाए तो उसके बाद हमेशा देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसी तरह बच्चे जब भी पोजेसिव का कंपैरिजन पोजेसिव से किया जाए तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट सॉरी पोजेसिव केस आएगा। यहाँ पे पोजेसिव हमने लिखना था, ये गलत हो गया। यहाँ पे आप पोजेसिव केस लिख लीजिए, ठीक है ना? इसको ठीक कर लें, पोजेसिव कर लें इसको। ठीक है जी? नहीं समझ आ रही सर क्या बोली जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इधर देखो जरा, समझ आती है गौर से। ही इज ही इज स्ट्रोंगर देन मी। अब ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ठीक है। ये जरा फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज स्ट्रोंगर देन मी। ये सेंटेंस हमें देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जरा गौर से देखो बच्चे, इस जुमले में देन आ गया, लेकिन ये देन किन दो चीजों को कंपेयर कर रहा है? बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है ना, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सिनारियो है, फर्स्ट केस है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। तो रूल क्या पढ़ा हमने? रूल हमने ये पढ़ा कि जब भी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है तो सब इसके बाद हम क्या करेंगे? देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो मी क्या है बच्चे? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही इज स्ट्रोंगर देन आई। समझ आ रही बात? देन के बाद क्या लगाया मैंने? सब्जेक्टिव केस ही लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या था बच्चे? सब्जेक्ट का कंपैरिजन था। जुमले में सब्जेक्ट को कंपैरिजन किया जा रहा था। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई लाइक हिम मोर देन शी। आई लाइक हिम मोर देन शी। बच्चे अब यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। जरा गौर से देखो, आई लाइक हिम, भाई हिम और शी का कंपैरिजन यानी कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। तो रूल हमें ये बताता है कि व्हेन एवर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट, देन वी आर बाउंड टू यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर देन। तो यहाँ पे आई लाइक हिम मोर देन शी नहीं, मोर देन हर सेंटेंस हमारा ठीक है, शी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन है, और रूल के मुताबिक देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए बच्चे, हिज राइटिंग इज मोर इंप्रेसिव देन आई। अब यहाँ पे आप खुद बताइए, तो यहाँ पे बच्चे पोजेसिव की बात हो रही है ना सब्जेक्ट की नहीं बात हो रही, उसकी बात नहीं हो रही, पोजेसिव की बात हो रही है। तो हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग। तो जरा सेंटेंस देख के बताइए क्या ठीक है ये? सारे रिस्पॉन्ड करो बच्चे, इसको सेंटेंस को जरा करेक्ट करके दो मुझे। शाबाश, शरी यार बच्चे गुड। सारे बच्चे थर्ड सेंटेंस को करेक्ट करके दें मुझे जल्दी से। सेंटेंस को करेक्ट करो बच्चे, थर्ड एग्जाम्पल को करेक्ट करके मुझे रिपोर्ट करें जल्दी से। शाबाश जीनत बच्चे, शाबाश रिजवान। आगे, शाबाश अबरार। नबील नेक्स्ट। शाबाश आयशा बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आई होप सो बच्चे, ये वाला आपको जो कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी को इसमें कोई इशू है तो मुझे सवाल कर दे, अगर कोई इशू नहीं है तो मुझे ओके सेंड करें ताकि हम आगे चलें जल्दी से। चले जी, थैंक यू जी। अब आगे चलते हैं जी। नो प्रोनाउन।
अच्छा जी, अगली बात बच्चे ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी आर ऑलवेज बाउंड टू यूज अ स्पेसिफिक प्रोनाउन इन आवर सेंटेंस. There are certain scenarios, there are certain cases when the use of pronoun is simply incorrect. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है. हाँ, व्हाट आर दोज केसेस, व्हाट आर दोज सिनारियोज, कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोनाउन ना लगाना बेहतर हो. कहते हैं ना कि ऐसे झूठ से, ऐसे सच से झूठ बेहतर है जो मसला खड़ा ना करे, लड़ाई खड़ी ना करे, है कि नहीं? कहते हैं ना भाई. कहते हैं कि इंग्लिश क्या होती है? इट इज सेड. ये एक पैसिव फॉर्म है. इट इज सेड. खैर, कहा जाता है भाई उस सच से झूठ बेहतर होता है जो कि लड़ाई बर्पा कर दे या फसाद बर्पा करे, जो लड़ाई पैदा करे. तो पुत्र, उस प्रोनाउन से भी बेहतर नो प्रोनाउन है जो कंफ्यूजन पैदा कर दे. समझ आ रही बात आपको? बात इंटरेस्टिंग है कि नहीं? एग्जाम्पल देखो जी. ऊपर जरा चार्ट में जरा गौर से देखें बच्चे. टू अवॉइड कंफ्यूजन, रिपीट द नाउन. भाई नाउन लगा दो. अगर प्रोनाउन अगर प्रोनाउन कंफ्यूजन पैदा करे तो क्या करो? रिपीट नाउन और एक्सप्रेशंस. या तो आप एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करो. कौन से? द लेटर और द फॉर्मर. लेटर यानी कि बाद में आने वाला, पहले फॉर्मर यानी कि पहले आने वाला. समझ आ रही बात कि नहीं? तो जरा गौर से देखो भाई. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी थी. द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स. सुपरवाइजर्स ने वर्कर्स को बताया दैट दे वुड गेट द बोनस. ये आपके सामने सेंटेंस है जी. द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट दे वुड गेट द बोनस. अब आपसे मेरा छोटा सा टास्क ये है कि भाई नाउ आस्क योरसेल्फ हु वुड गेट द बोनस. भाई सुपरवाइजर्स को बोनस मिलेगा या वर्कर्स को बोनस मिलेगा? समझ आ रही बात? नहीं समझ आ रही. क्यों? क्योंकि भाई कंफ्यूजन हो गई. समझ आ रही बात? मैं आपसे पूछूं कि भाई किसको मिलेगा? सुमन बट्टे, एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है. मैंने आपको शायद नजर, स्लाइड्स आपको नजर आ रही है मेरी? एग्जाम्पल ही तो डिस्कस कर रहा हूं मैं. चलें जी. तो मैं अब आपसे पूछूं कि भाई किसको, कौन कर रहा? सुपरवाइजर्स ने वर्कर्स को बताया कि जी बोनस मिलेगा. अब भाई वर्कर्स को खुश होना चाहिए या सुपरवाइजर्स को खुश होना चाहिए? कंफ्यूजन क्रिएट हो गई. तो पुत्र, इसी केस को तो हम पढ़ रहे हैं कि वेन एवर देर इज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग नाउन, सो इट इज बेटर टू नॉट टू यूज अ नाउन rather than using a pronoun, rather than using it. सो जरा एग्जाम्पल देखो. तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट द वर्कर्स. फर्स्ट में क्या है? मैंने वर्कर्स यानी कि नाउन को ही क्या कर दिया? रिपीट कर दिया. ऊपर जरा चार्ट में देखें. इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन हैं. या तो आप नाउन को रिपीट कर दें, या जो एक्सप्रेशंस हैं द फॉर्मर या द लेटर वाले एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लें. तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस यानी कि जो ये सेंटेंस था, इधर देखो, जो ये सेंटेंस था, इसको इन दो तरीकों से हम ठीक कर सकते हैं. क्या, कैसा? फर्स्ट सिनारियो क्या है? या तो नाउन को रिपीट कर दें. द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट द वर्कर्स वुड गेट द बोनस. नाउन को रिपीट कर दिया. या आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, द लेटर का या द फॉर्मर का. द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट द लेटर. ठीक है जी. लेटर वुड गेट द बोनस. समझ आ रही बात आपको? ये बात क्लियर हो गई? सबको ये बात क्लियर है बच्चे? रिपोर्ट करें फिर आगे चलें. चलें जी. थैंक यू. अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जिसने ये मिस कर दिया ना, समझ लो उसने आज का लेक्चर ही मिस कर दिया. ये बच्चों, जिसने ये पॉइंट जो है ना मिस कर दिया. सुमन बच्चे, मैं लेक्चर के एंड पे आपको रिपीट करता हूँ, मुझे तरह ये कंप्लीट करना है. पुत्र, ये जरा गौर से देखो. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बच्चे, हम ना कहते हैं, खैर दीन ईमान ना सबका अपना अपना होता है, ठीक है ना. मुसलमान होने पे कोई शोखा होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. और ना अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उसे भी हम कुछ नहीं कह सकते. समझ आ रही बात? बड़े बड़े मुसलमान या बड़े बड़े दीनदार लोग भी कुछ करते हैं जिंदगी में. बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप भी हैं. सारे मेरे पास इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेच्योर स्टूडेंट्स हैं. इसलिए मैं थोड़ा सा खुल के बात कभी कभी कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स से. कहने का मकसद ये है कि बच्चे जो है ना, ये
अल्लाह भी कहता है, जहां तक मुझे पता है, खैर अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि दो तरह के राइट्स होते हैं, ठीक है ना, हकूकुल इबाद होते हैं और हकूक अल्लाह होते हैं। तो अल्लाह के हकूक तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद अल्लाह भी कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा। तो कहने का बात है बच्चे, देयर आर सिविलाइजेशंस ऑल्दो दे आर नॉट मुस्लिम्स बट दे आर क्वाइट, आप कह लो कि मॉरल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वाइब्स उनसे आती हैं, आप उनसे मिलें वो धोखा नहीं आपको देते, वो आपसे बात तमीज से करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है, जरा ये वही ये रूल जो है ये उसी से अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। जरा गौर से देखें, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से मतलब क्या होता है जी? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से मुराद ये है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। जैसे कि हमें पता है भाई, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, यानी कि तीन फॉर्म्स है ना। तो भाई कब कौन सा आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये रूल पढ़ने लगे हैं। तो बच्चे इट ऑल डिपेंड्स, द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है ना। ये जरा गौर से सुन लो बात, ये सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है, यानी कि अच्छी बात का जिक्र किया जा रहा है या बुरी बात का जिक्र किया जा रहा है। समझ आ रही बात? अब अच्छी और बुरी बात क्या होती है, क्या नहीं होती, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, लेकिन पहले रूल देख लो बच्चे। ये सिंपल सा रूल है, थर्ड पर्सन तो हमेशा सेकंड पे आता है। जब भी पॉजिटिव, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर सेइंग अबाउट अ पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव सेंस, जब भी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, पॉजिटिव सेंस में बात होगी, तो हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और लास्ट पे फर्स्ट पर्सन, यानी कि अपने आप को आप एंड पे रखेंगे। हाँ जी, अगर ये नेगेटिव सेंस में बात होगी तो रूल उलट हो जाएगा, फर्स्ट सबसे पहले आएगा, थर्ड दरमियान में ही रहता है, सेकंड बाद में आएगा, बिल्कुल लास्ट पे आएगा। नहीं समझ आ रही बात? एग्जाम्पल देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल आपके सामने है, यू, आई एंड ही, ये देखो, यू, आई एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क। बच्चे ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है ना, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सेंस में एक सिंपल बात हो रही है कि भाई यू आई एंड हैव फिनिश्ड द वर्क। लेकिन ग्रामेटिकली, ऑल्दो इट मेक्स सेंस, सेंस तो समझ में आ रही है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस ठीक क्या होगा? रूल ये है कि पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है तो हमेशा सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, यू सबसे पहले आएगा, सेकंड, थर्ड पर्सन सेकंड पे आता है, यू ही, और फर्स्ट पर्सन एंड पे आएगा, यानी कि यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। हाँ, अब बात करते हैं जी नेगेटिव सेंस में। अगर मैं आपसे कहूं कि यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड, मान लें जनाब कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई इवन के कोई क्राइम हो गया है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस, कोई गलती हो गई है या कोई क्राइम हो गया है, तो फिर मैं ऐसे कैसे कहूंगा भाई यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड? नहीं, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, तो नेगेटिव सेंस का रूल ये है बच्चे के, सबसे पहले आप अपने आप को रखें, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आया आई, फिर एंड यू सबसे लास्ट पे, आई ही एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, ये एज इट इज फॉलो किया जाता है। इसको, इसमें कोई इशू है तो पूछो जरा जल्दी से। जी बच्चे, बस लास्ट 5 मिनट है क्लास के, जल्दी से कोई इशू है इसमें तो जरा मुझसे पूछो जल्दी से। मतलब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में किसी को कोई मसला? माजिद बच्चे मैं करता हूँ, जीनत बच्चे शाबाश, अबरार, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्लियर हो गए सबको? बच्चे जब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो माजिद बच्चे, जब भी पॉजिटिव सेंस में बात होगी तो हमेशा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। आपके सामने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। और जब भी नेगेटिव सेंस में बात होती है तो हमेशा अपने आप को, गोरे या आप कह लो वेस्टर्नर्स जितने भी हैं, वो जब भी बात करते हैं ना, और ये बड़ा एथिकल भी लगता है, बोलने में बड़ा प्यारा लगता है, कि जब पॉजिटिव बात हो तो हमेशा अपने आप को एंड पर, ये मॉरली, मैं जो मॉरल्स की बात कर रहा था, तो आपको नजर आएगी इसमें, मॉरलिटी भी नजर आएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे
आपने वो पानी वाली एग्जाम्पल या पानी वाली स्टोरी या पानी वाली बात सुनी होगी सहाबा कराम की, कि जंग के दौरान तीन सहाबा थे मेरा ख्याल, तो उनमें से प्यास लगी तो एक दूसरे को देते रह गए कि पहले आप, पहले आप, पहले आप, और पानी का गिलास वहीं पे रह गया था। ठीक है, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो कुछ किस्सा जो है वो कुछ इस तरह का ही है। लेकिन कहने का मकसद इट इज मोरालिटी ना, ये मॉरल्स है। तो जो मैं मॉरल्स की बात कर रहा था कि इंग्लिश ग्रामर में मोरालिटी के अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव कोई अच्छी बात होगी तो अपने आप को सबसे बाद में रखा जाएगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस में बात होगी तो अपने आप को, आई को, सबको सबसे बाद में रखा जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव बात होगी तो आई को, यानी कि अपने आप को सबसे पहले रखा जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस है। ये आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट देख ले जी। लास्ट हमारा ये है आज का कॉन्सेप्ट, लास्ट है, जरा गौर से सुन लें भाई। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में हम क्या देख रहे हैं भाई? ऑल प्रोनाउंस एक्सेप्ट आई एंड मी कम बिफोर अ नाउन। ये एक और रूल है, छोटा सा समझ लें। क्या लिखा है जी बच्चे? जब भी आपके पास नाउन आ जाए जुमले में, जब भी जुमले में नाउन आ जाए, तो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा नाउन से पहले आएंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आई या मी, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, ये नाउन से पहले नहीं आएगा। वरना नाउन से पहले जो भी आपके जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी, सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस आपके नाउन से पहले आते हैं जुमले के अंदर। दोबारा पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुनो। ऑल प्रोनाउंस एक्सेप्ट, बजाय किसके? आई और मी के। सिर्फ आई और मी नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी नाउन, जितने भी आपके पास प्रोनाउंस होते हैं वो जुमले में नाउन से पहले आएंगे। एग्जाम्पल देखो जरा। ही लव्स मी एंड असलम। तो रूल हमने क्या पढ़ा? असलम क्या है बच्चे? असलम एक नाउन है। तो रूल हमने ये पढ़ा कि नाउन 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 से पहले सिर्फ आई और मी नहीं आएगा, बाकी सारे प्रोनाउंस आएंगे। तो देखो, ही लव्स मी नहीं आएगा, मी बाद में आएगा। तो सही क्या बना? सही जुमला क्या बना भाई? ही लव्स असलम एंड मी। अब ये सही जुमला है। हाँ, नाउन के आई और मी के अलावा कोई आपके पास प्रोनाउन आ जाए तो जरा गौर से देखो। सैम एंड यू आर गोइंग फॉर अ मूवी टू नाइट, ये एक सेंटेंस है भाई। अब ये क्या है? सैम एंड यू है ना। तो मैंने क्या कहा बच्चे? आई और मी के अलावा कोई भी प्रोनाउन हो तो वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। तो सैम नाउन है, नाउन बाद में आएगा, प्रोनाउन पहले आएगा। समझ आ रही बात? हाँ, सिर्फ आई या मी, ये दो ऐसे प्रोनाउन है जो हमेशा नाउन से पहले नहीं आ सकते, ये हमेशा नाउन के बाद आएंगे। समझ आई बात ये वाली? उधर कोई परेशानी है इसमें तो बताओ जरा जल्दी से। चले बच्चे, आज के लिए जो हमारा जो है ना, आज नाउन हमने इतने डिस्कस करना था। एनी हाउ, मैं आप लोगों से कुछ चीजें जो है वो दोबारा कर दूं। कोई सवाल भी हैं, वो आपके सवाल भी सुनते हैं, आपकी परेशानी भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जरा बातचीत करते हैं। कुछ बातें हैं पुत्र, मैं बार बार करता हूँ और बार बार मेरी आदत नहीं करने की, लेकिन खैर, आप स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चों की तरह हैं। तो जरा मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें। जीनत बच्चे, मैं इधर ही हूँ। आपका सबके सवाल मैं लूंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अभी, जो मेरी सुन ले बात। पहली बात बच्चे, मैंने आप लोगों से कहा है कि मेरा आप लोगों से ये दावा है, मेरा आप लोगों से ये प्रॉमिस भी है कि आपको मेरे लेक्चर्स के अलावा किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मेरे पे खत्म है, ये मेरे से बड़ा कोई बाबा ही पैदा नहीं हुआ इंग्लिश का। ऑल्दो देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन रूम इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमेशा रूम होता है। लेकिन एज फार एज आर एग्जाम्स आर कंसर्न, तो हमारे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, 12-13 और सब्जेक्ट्स होते हैं। सीएसएस की बात करें या पीएमएस की बात करें, या और भी कुछ स्टूडेंट्स जो सीएसएस या पीएमएस नहीं की तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ और भी, आईएलटीएस से लेके पीटीई तक, ये रूल्स तो सारे सेम ही है इंग्लिश के। खैर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि आप लेक्चर्स लिया करें, और लेक्चर्स में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको बाद में मिल जाएंगे। आपने अपने नोट्स बनाने हैं। आपके अपने नोट्स जो मेरे लेक्चर्स के थ्रू आप लोग बनाएंगे वो आपके लिए हमेशा काफी रहेगी। ठीक है ना, सारे के सारे रूल्स, सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, ग्रुप में मुझे कोई भी बच्चा पर्सनल, हमेशा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, मुझसे आपने ग्रुप में पूछना है। ठीक है ना। और अगर कोई, खैर, कोई इस तरह का पर्सनल सवाल है तो वो आप अलहदा भी कर सकते हैं, जैसी बात है। लेकिन स्टडीज के अकॉर्डिंगली अगर कोई सवाल आपका है तो वो हमेशा आप ग्रुप में पूछेंगे। ठीक है ना, स्टडीज के, ग्रामर या इंग्लिश के अकॉर्डिंग।
इंग्लिश से रिलेटेड जो कोई सवाल आपका है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात बच्चे ये है कि हमेशा आपने, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वही आज की क्लास तक के लिए, कुछ जो बच्चे कुछ यहाँ पे इस वक्त जो एनरोलमेंट नहीं है, जिनकी एनरोलमेंट नहीं हुई, जो एनरोल्ड नहीं है, मैंने मैनेजमेंट से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि जी आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें आज के लिए। जो भी स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड नहीं है उनको भी आने दें, ठीक है, लेकिन अगली क्लास में जो बच्चे एनरोल्ड नहीं है उनको नेक्स्ट क्लासेस नहीं मिलेंगी। ना उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं मिलेंगे, ना उनको लाइव क्लासेस, वो कुछ भी नहीं है, उनको डील ही नहीं किया जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से। ये आज मैंने पर्सनली पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आप उनको अलाउ कर दें, तो दैट्स वाई आप लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कीजिए, आप मैनेजमेंट से रब्ता कीजिए, उसे एनरोलमेंट अपनी करवाएं। हमारा ये जो बैच है ये 1.5 से 2 महीने तक चला जाएगा, ठीक है ना। महीने में हमारी हफ्ते में हमारी 4 से 5 क्लासेस हुआ करेंगी। एक क्लास हमारी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की होगी। हर क्लास के बाद जैसे कि आपको पता, आपको असाइनमेंट दी जाती है, वो डिस्कस भी किया जाता है। और लास्टली मैं ये बता दूं कि पर्पस ऑफ द ये जो बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे न्यूबीज के लिए नहीं है। ये जीरो से चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और एडवांस तक मैं चीज़ों को लेके जाऊंगा, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जीरो से लेके एडवांस लेवल तक अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। एनी हाउ, अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगला आप लोगों को ये चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसी बात है, जो एनरोल्ड हैं तो वो बात मेरे दिल पे ना लीजिएगा, लेकिन जो एनरोल्ड नहीं है, अगर वो कंटिन्यू फर्दर करना चाहते हैं, अगर वो फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो काइंडली अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब बच्चे मेरा आप लोगों से, अब मैं आप लोगों का ही हूँ, आप बताइए कोई भी सवाल, जिन्होंने जाना है, जो क्लास ले चुके हैं वो चले जाएं, जो करना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई बात है तो मुझसे पूछिए, आपके सवालों के जवाब आप देते हैं। सीरत बच्चे जी, सवाल आपका था, पूछो। नहीं बच्चे, सीएसएस के सारे सब्जेक्ट्स थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा, सीएसएस के सब्जेक्ट्स में सिर्फ बेसिक ग्रामर को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा एसए को, और जो पेपर 2 है, प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसको मैं डील करूंगा। बाकी हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप मैनेजमेंट से रब्ता करके जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच अलहदा है, करंट अफेयर्स का अलहदा है, पाकिस्तान अफेयर्स का अलहदा है, क्रिमिनोलॉजी का अलहदा है, जेंडर स्टडीज का अलहदा है। ऑल द सब्जेक्ट्स आर डील जो डील किए जा रहे हैं उनको आर डेल्ट विद सेपरेटली, उनको सेपरेटली किया जाता है। अच्छा जी, जीनत बच्चे, सवाल आपका है, सर इट्स पोजेसिव प्रोनाउन में भी, हाँ जी बच्चे, वो जैसे कि टेबल आपको दिया गया है, ऑब्वियसली बच्चे यूज पे डिपेंड करता है ना, ऑल दो सेम है, वो उधर भी है वो इधर भी है, आपका बिल्कुल सवाल सवाल सही है कि सर इट्स उधर भी है इट्स इधर भी है। बच्चे यही तो वजह है कि कोई भी वर्ड है ना, उसको हम नाम नहीं दे सकते, ठीक है, कोई भी वर्ड है उसको नाम नहीं दे सकते। हमें सेंटेंस बताता है, हमें कॉन्टेक्स्ट बताता है कि जुमला वर्ड क्या है। आपके सामने मैं कोई वर्ड लिख दूं, आपके सामने कोई भी मैं वर्ड लिख दूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये नाउन है या ये वर्ब है क्या है, तो ये मुश्किल है। हमने सेंटेंस में देखना होता है कि जुमला किस तरह, हमारा जो लफ्ज है वो किस तरह काम कर रहा है। समझ आ रही बात आपको, जुमला बताता है जो रूल। लेकिन जिन बच्चे, जो रूल आपको बताया गया है वो रूल आप एज इट इज फॉलो करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं आप करेंगे। जो रूल आपको बताया कि हमेशा जो आपका वो है पोजेसिव, जो पोजेसिव है आपका एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आएंगे। हाँ, जो आपके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, कोई भी जेरेंड नहीं आएगा, कोई भी वर्बल नहीं आएगा। जी बच्चे, पूछो, आप पूछो। नहीं बच्चे, जीरो और इररेगुलर प्लूरल्स सेम नहीं है। जीरो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें आप, जीरो प्लूरल्स वो प्लूरल्स होते हैं बच्चे जो कि अपनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं, यानी कि उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, वो चाहे एक हो या वो चाहे एक से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, शीप है, CHEEP, शीप, भेड़ को कहते हैं। तो बच्चे, शीप, जब एक शीप की बात होगी तब भी शीप ही कहेंगे, जब एक से ज्यादा शीप होगी तब भी शीप है, यानी कि शीप की स्पेलिंग्स नहीं बदलते, इसमें एस और एस नहीं लगाया जाता।
शीप हो गया, डियर हो गया, डी डबल ई आर, डियर, हिरन को कहते हैं। एज फार एज इरेगुलर जो है, इरेगुलर नाउन्स वो होते हैं जो सिर्फ एस और ई एस। अब इरेगुलर समझने से पहले आपको रेगुलर नाउन्स समझ में आना चाहिए। तो रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जो जिनके एंड पे सिर्फ एस या ई एस आप लगा दे तो वो प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन है तो पेन्स है, बुक के साथ हमने एस लगाया तो बुक्स हो गया। समझ आ रही बात? इरेगुलर प्रोनाउंस वो है जो कि एस या ई एस के साथ प्लूरल्स नहीं बनते। उनकी उनके साथ हमें कुछ अल्फाबेट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि उनकी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ चाइल्ड है तो चाइल्ड्स नहीं होता, प्लूरल चिल्ड्रन होता है। समझ आ रही बात आपको? तो ये डिफरेंस है। उत्तर एक एक सर के करके सवाल पूछो, मैं एक एक पढ़ रहा। अच्छा जी, जीरत एक सेकंड, एक सेकंड, किसका जवाब दिया था मैंने? एक सेकंड, रुक जाओ, तसल्ली करो। अच्छा जी, जीनत बच्चे आपको क्लियर हो गया? अच्छा जी, आयशा। अच्छा जी, आयशा बच्चे मैं करता हूँ जरा, एक सेकंड। वकास बच्चे। अच्छा जी, नो प्रॉब्लम रूल्स। फातिमा बच्चे, एनरोलमेंट आपको व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, जिस मैसेज आपको व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस के लिंक आते हैं। क्लास का लिंक आपको, यानी कि मैनेजमेंट से कांटेक्ट करते हैं ना आप, तो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगे। आप उनसे कहेंगे जी सर मैंने अपनी इनरोलमेंट करवानी है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर है। जिन बच्चों ने भी अपनी इनरोलमेंट करवानी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आपने कहीं नहीं जाना, ना कहीं आना, वहीं पे बैठे बैठे जिस तरह क्लासेस ले रहे हैं, आपने सिर्फ मैनेजमेंट को व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप नंबर जहां से आपको मैनेजमेंट क्लासेस के लिंक्स भेजती है, यहाँ पे जहाँ पे आपको बताया जाता है कि क्लास कितने बजे है, कब है, उनसे आपने बात करनी है, उनको आपने मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, कॉल नहीं रिसीव करती है मैनेजमेंट। आपने सिर्फ मैसेज करना है कि सर मेरा ये नाम है और मैं एनरोलमेंट करवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बाकी आपको फर्दर प्रोसेस वो खुद ही बता देंगे, बस कांटेक्ट करना है आप उनसे। अच्छा जी, वकास अहमद। जीनत बच्चे। जी बच्चे, जैसी बात है, नेगेटिव सेंस के लिए आप जो रूल ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन इसीलिए तो पढ़ाया मैंने। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन इसीलिए तो पढ़ाया कि ये हम गलतियां करते हैं ना बच्चे। बेसिकली समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये सारे जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, यही वजह है बच्चे, जब हम ऐसे बेसिकली 2000 वर्ड्स लिखने होते हैं, अब ऐसे हम पूरा लिख के आते हैं। पाकिस्तान में मेरिट बड़ा कम है। मैट्रिक की अगर बात करें तो 33% को मेरिट है, ठीक है ना, मिनिमम 70% तो पासिंग मेरिट होना चाहिए। कहने का मकसद है मेरिट बड़ा कम है, पासिंग जो मार्क्स हैं बड़े कम है, बट वी आर स्टिल अनएबल टू ग्रैब ऑल दोस नंबर्स। उसकी वजह यह है कि यही मिस्टेक्स हैं बच्चे, यही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो कभी पढ़ाई नहीं गई, जो कभी समझी नहीं। तो बस इसी इसी वजह से आप भी यहाँ पे बैठी हैं, और इसी वजह से मैं भी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वरना और काम कम है आपको भी और मुझे भी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? आई होप सब बच्चे आपको जवाब मिल गया। और खैर, आपको जो रूल्स बता रहा हूँ ये एज इट इज हैं, ये फाइनल है, ये आपने सारी जिंदगी ऐसे ही इस्तेमाल करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा जी, रेपिटेशन कौन मांग रहा था जी, किस चीज का रिपीट कर दूं? अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से बच्चे आप कहें थे कि पिछली स्लाइड ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से, एक सेकेंड। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से पिछली स्लाइड, बच्चे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से पिछली स्लाइड तो ये सिंपल नो प्रोनाउन वाली है ना। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। सॉरी, प्रोनाउन इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में करना है। जब भी एग्जाम्पल देखो जरा, इधर देखो, ये सेंटेंस है, मैं इरेज कर रहा हूँ जरा सब कुछ, ये दोबारा देख लो आप, ये जरा गौर से देखो। अब हम प्रोनाउन का वो केस पढ़ने लगे हैं जब जुमले में हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो जरा, ये द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स, ये नाउन वन है, ये नाउन टू है। ठीक हो गया जी, ये पहला नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया। यानी कि सुपरवाइजर्स ने वर्कर्स को बताया दैट दे वुड गेट द बोनस, कि उनको बोनस मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है बच्चे कि सुपरवाइजर्स अपनी बात कर रहे थे कि वर्कर्स की बात कर रहे थे, यानी कि बोनस सुपरवाइजर्स को मिलेगा या वर्कर्स को मिलेगा। तो कंफ्यूजन हो गई ना। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है सम टाइम
जब एक से ज्यादा नाउन जुमले में आ जाए। समझ आ रही बात? द सुपरवाइजर्स टोल्ड दैट द वर्कर्स दैट दे, अब मैं आपसे पूछूं, इधर देखो, दे, दो नाउन इस्तेमाल हुए, इधर दोबारा देख लो, एक है सुपरवाइजर्स, एक है वर्कर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चे जो आगे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है दैट, जरा गौर से देखो, सॉरी दे, ये जो दे का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है ये पर्सनल प्रोनाउन है ना। सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि भाई दे यहाँ पर सुपरवाइजर्स की बात हो रही है या वर्कर्स की बात हो रही है? यहाँ पे दे कौन है? सॉरी दैट लिख दिया, यहाँ पे दे कौन है? यहाँ पर दे कौन है, किसको मिलेगा? तो कंफ्यूजन है। तो यही तो बच्चे रूल बताया जा रहा है कि जब भी कंफ्यूजन हो तो क्या करते हैं, ये चार्ट में ऊपर देखो टेबल में, रिपीट द नाउन। दो सिचुएशंस है हमारे पास, या तो नाउन को रिपीट कर दो या फिर द फॉर्मर या द लेटर के एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लो। तो ये जो ऊपर वाला ये सेंटेंस है इसको दो तरह से हम ठीक तरह से लिख सकते हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। पहला तरीका क्या है कि नाउन को ही रिपीट कर दो प्रोनाउन की जगह। द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स, सुपरवाइजर्स ने वर्कर्स को बताया कि वर्कर्स को बोनस मिलेगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि नाउन को ही रिपीट कर दिया, वर्कर और वर्कर्स, ठीक हो गया, नाउन को रिपीट कर दिया। हाँ, दूसरा भी हमारे पास एक सिचुएशन है, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, द फॉर्मर या द लेटर का एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लो। द लेटर से मुराद क्या होता है, बाद में आने वाला, द फॉर्मर से मुराद क्या है, पहले आने वाला। तो यहाँ पर द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स, अब द लेटर यानी कि बाद में आने वाला, तो यहाँ पे बाद में कौन आ रहा है, वर्कर्स बाद में है, जुमले में वर्कर्स बाद में आ रहे हैं। तो द वर्कर्स द लेटर वुड गेट द बोनस। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई किसको बोनस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अच्छा जी। सायरा बच्चे सर, बच्चे बार बार मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो। सर एनरोलमेंट कैसे करवानी है? नासा में एप्लीकेशन भेजने की जरूरत नहीं है बच्चे। नासा जो आपने, आपको बार बार एक ही बात मैं कर रहा हूँ कि तमाम वो स्टूडेंट्स जो एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पर राब्ता करें। व्हाट्सएप किस पर? मैनेजमेंट में। मैं जो आपको जिस व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है कि जी क्लास ले लो, जिस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है कि जी लिंक आपको आ गया क्लास ले लो, जिस व्हाट्सएप पे आपको सारी इंक्वायरीज दी, यानी कि मैनेजमेंट से राब्ता करें ना, व्हाट्सएप पे राब्ता करें जिससे आप करते आ रहे हैं, है कि नहीं? मैनेजमेंट से रब्ता करें, क्योंकि अगली क्लासेस, अगली सारी, आज फॉर द लास्ट टाइम था, अगली क्लासेस जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि कल की जो क्लास है वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही होंगे। आज भी मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी आप आने दें, तो मैं कल नहीं ऐसा कर सकता। तो आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा एनरोलमेंट कैसे करवानी है। मैनेजमेंट से रब्ता करें, उनसे साफ कहें कि जी, सीधा सीधा कोई सीधा एक सिंपल मैसेज कर देंगे, सर प्लीज मुझे एनरोल कर ले, ठीक है, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर एक्शन वो, अच्छा जी। वकास बच्चे इसको करते हैं। जीनत, जी सबा बच्चे वो गलत है जो बता चुका हूँ आपको। सुमन, आमना, आमना बच्चे, आई होप कि मैं सवाल अपना ये जवाब दे चुका हूँ, क्लियर हो गया होगा ये आपको, सुपरवाइजर्स और वर्कर वाला, यानी कि नो प्रोनाउन वाली सिचुएशन पर। बच्चे द स्टाफ इज होगा, अगर कलेक्टिव सेंस होगी, डिवाइडेड सेंस होगी तो स्टाफ आर होता है। बच्चे देन समझ आ गया मोहम्मद सईद साहब, बच्चे सिंपल सी बात है, देन, टी एच ए देन यूज होता है फॉर कंपैरिजन। और जब भी आपने टाइम की बात करनी हो तो टी एच ई एन जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना? तो हमारा मेन कंसर्न देन टी एच ए एन वाला था आज का। तो जो आपको देन का रूल बताया बस उसे फॉलो करो आप। सुमन बच्चे थैंक यू, आयशा थैंक यू बच्चे, जीनत, एहसन चौधरी, जीनत बच्चे थैंक यू, वकास, जी बच्चे एक्शन वर्ब और प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। चलें बच्चे, जिनका कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो बच्चे वो सवाल पूछ लें, वरना आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग भी एनरोल्ड नहीं हुए अभी तक, काइंडली एनरोल्ड हो जाए ताकि अपनी क्लास कल की ले सके। थैंक यू सो मच। जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं होंगे, यानी कि जो इस क्लास के बाद मैनेजमेंट से रब्ता करके
अपनी एनरोलमेंट नहीं लेंगे, उनको कल की क्लास का लिंक नहीं मिलेगा, उनको कोई भी क्लास में आगे डील नहीं किया जाएगा। और जो क्लासेस आप मिस कर देंगे बच्चे, वो आपका अपना नुकसान है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल है तो वो कीजिए, बाकी आप लोग जा सकते हैं। ओके जीनत बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चे, आयशा बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी बच्चे, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।